धन्यवाद अखिलेश बाबू। आपका और मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथियों का, जो किसी न किसी क्षेत्र में जरूर उनकी अपनी कीर्ति है और हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है और वो अपनी भूमिका को अपने तरीके से देख लेते हैं। हर व्यक्ति को इस दुनिया में जिस किसी डेस्टिनी ने और क्रिएटर ने लाया है, उनकी सबकी अपनी अपनी भूमिका, उनके कर्तव्य, उनके पथ, उनके जो उनका जो एक व्यक्तित्व है उस पथिक का, जो नीचे बैठे हैं वो सब कहीं ना कहीं सब लोग किसी न किसी समावेशी विचारों से, सामाजिक जरूरत से, मानवीय पहलू से, सांस्कृतिक आध्यात्मिक दर्शन से सब लोग प्रभावित हैं और सब लोग उत्कृष्ट भी हैं। सत्कर्म के पथ पर चलने वाले अपने तरीके से सबने अपनी भूमिका बनाई है। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का सम्मान करते हुए सम्मानित मंच और इस मंच के आज के जो अजीज भाई हैं, मैं उस व्यक्तित्व को, रविंद्र जी को और उनके टीम को बहुत बरसों से जानता हूं और उन्होंने जिस तरीके से एक खूबसूरत टीम और सोशल मीडिया की भूमिका 2011 में हमने सोशल मीडिया को समझा था। मेरा पहला पेज बिहार में सोशल मीडिया में जब हमारे 2-3 मित्र, दीक्षित जी हिंदुस्तान में थे वो, और 1-2 मित्र हैं जिनके साथ हमने पहली बार अन्ना हजारे के आंदोलन के इस वक्त, जब देश में सबसे पहली बार सोशल मीडिया की जिम्मेदारी का एहसास करते हुए लोगों ने बहुत खूबसूरत तरीके से नूतन, ऊर्जावान, प्रगतिशील सोच रखने वाले यूथ और छात्र को आकर्षित किया था और सबके लिए एक नयापन था। तब से आज तक सोशल मीडिया का जो टूल्स है, चाहे वो ट्विटर का हो, इंस्टाग्राम का हो, व्हाट्सएप ग्रुप का हो, आज धीरे धीरे नई भूमिका की ओर चले गए। हमको याद है 20 लाख फॉर्च्यूनर की दाम होती थी और आज 52 लाख 55। तो जब जब कोई नयापन आता है तो उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती है। तो ऐसे समय में सोशल मीडिया की जो एक उत्कृष्ट और एक जो समाज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको रविंद्र जी ने एक बड़े फलक से अलग हटके अपनी भूमिका को तलाशा। रविंद्र जी को लगा कि लीके लीक सब चले, बेलीक चले सपूत। बिल्कुल अलग चलने वाले कबीर की तरह, नानक की तरह, वाल्मीकि की तरह कंप्लीट सत्य की बात करने वाला, चाहे राजकवि दिनकर हो, चाहे बाबा विद्यापति कवि जी हो। हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे शहीद, सूरज नारायण सिंह, और जिस जगह हम लोग हैं वह अपने आप में नायाब थे, जिन्होंने इतने बड़े वैचारिक संस्था का निर्माण किया। 300, 400, 500 बीघा जमीन देकर, वह भी हमारी शालीनता और आचरण का एक ऊर्जा का स्रोत है। मैं उनके प्रति हृदय से
कि वह भले ही अब वैसे मूल्य और नैतिकवान लोगों का अभाव हो गया है, शालीनता की पाठ बौद्धिक लोग ही पढ़ाते रहते हैं। मध्यकालीन युग में विप्र ने भी शालीनता की पाठ पढ़ाई, जिन्होंने जाति को भी स्थापित कर दिया और डेस्टिनी और क्रिएटर को तो स्थापित नहीं किया, अपने तरीके से भगवान को स्थापित कर दिया। मैं भगवान के प्रति हमारी बिल्कुल आस्था है, लेकिन मेरी आस्था द्रौपदी की तरह है, मेरी आस्था सुदामा की तरह है, मेरी आस्था हजरत हुसैन की तरह है, मेरी आस्था अर्जुन की तरह है, हनुमान की तरह है। हमारी आस्था डिब्बा को छोड़ के ट्रेन से अलग कर और मानो भी कि जो टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट, और कोई क्रिएटर है जिसने एक रचना की भूमिका निभाई, हम नहीं उसमें जाना चाहेंगे किसने क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया, डेस्टिनी कहाँ से आई, डेस्टिनी कई लाख हजार वर्ष पहले बिंदु से किस चीजों का निर्माण किया। लेकिन मुझे लगता है कि शालीनता जीवन में कब आता है। जैसे संसद पर हमारे पढ़े लिखे बौद्धिक लोग यहाँ कुछ कुछ लाइन को उन्होंने अंकित किया। हमारे नेता यहाँ सदन में बहुत विद्वान लोग, हम सब, अरुण जी हमारे साथ, मैं उनकी उस भाषा को जानता हूँ, वो भी प्रोफेसर। अखिलेश बाबू को मैं बचपन से जानता हूँ, हम लोग एक साथ घंटों बैठा करते थे। क्या बहुत, यहाँ हमारे माननीय विधायक जी भी हैं, मैं प्रिंसिपल साहब हैं, वो अपने आप में बच्चों के लिए वो एक ऊर्जा के स्रोत हैं। उनका आचरण, उनका चिंतन, उनका पल पल जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, हर चीज़ों को नया बनाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप संसद को हमेशा पढ़ाइए, मुझे वो दिक्कत नहीं है, लेकिन संसद में चुन के भेजते कौन है, समाज की स्थिति क्या है, समाज पर आप कभी बोलते नहीं हैं। हमें इस लायक किसने बनाया? यदि आप मणिपुर में 14 साल की बच्ची को 20,000 की भीड़ के साथ बलात्कार करके कुकीज पर एक शब्द बोलिए नहीं, और कुकीज से भी आप शालीनता की उम्मीद करिए। आप एक नफरत का आधार भी मणिपुर ना बने इस देश के लिए, वहां भी आप शालीनता की पाठ पढ़ाइए। 1800 करोड़ रुपया चंद्रयान की भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक, जिनको तनख्वाह न मिला हो और खुद स्वयंभू एक भगवान इस देश में बने हैं, जो खुद वैज्ञानिक बन जाए और हमारे बच्चे भूखे हो जाएं और हम चंद्रयान की कथा पढ़ने लगे, वहां भी शालीनता की पाठ हो। मुझे समझ में नहीं आता है, तेलंगाना जब बन रही थी तो तेलंगाना के लोगों ने सारे सांसद से कहा कि आज यदि तुम सदन में आंख में मिर्ची फेंके नहीं, यदि सदन में यदि आज बिल नहीं फटी, तेलंगाना के लिए सांसद तुम कुछ बोल के करके नहीं आए तो दोबारा तुम तेलंगाना में प्रवेश मत करना। एमपी एमएलए को प्रभोग कौन करता है? उनको वोट चाहिए, उनको राजनीतिक जीवन में वोट के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। पहले ऐसी परंपरा नहीं थी। तो जो बात आप सदन से करते हैं, वह बात आप समाज से भी तो करिए। छोटी छोटी बातों का भी तो ख्याल रखने की आवश्यकता है। अब जैसे पत्रकार लोग जो हमारी ताकत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, जब हर विचार जाति धर्म मजहब के आधार पर मूल्यांकन होने लगे और अब आप नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हैं, मेरा आग्रह होगा, अतीत सीखने के लिए जरूर होता है, वर्तमान हमेशा सत्य की ओर हम देखते हैं। अतीत जो चला गया वो असत्य था, अभी असत्य लग रहा है।
जो भविष्य आएगा वो भी असत है। सत्य तो सिर्फ वर्तमान में है ना। तो वर्तमान में हम सबको कुछ जीने और कहने की इतिहास बनानी चाहिए। तो हम स्वयं प्रकाश जी, इतिहास पढ़ने और बोलने और जानने से बेहतर है एक नए इतिहास की आप शुरुआत करिए। अब गाली देने से बेहतर है सदन में अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जैसे एक बाबा आए, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया मेरे ही मुट्ठी में है, जिनको गणतंत्र दिवस का पता नहीं, स्वतंत्रता का पता नहीं। एक व्यक्ति ने प्लेन दिया, उस प्लेन देने वाले के बच्चे ही बेचारे, दुख होता है जब हमारे कोई बच्चे चले जाते हैं। और ऐसे लोग राजनीति का हिस्सा और चमत्कारों के आधार पर भारत के 140 करोड़ लोगों की भूमिका हो, तो सदन में ऐसे ही लोगों को बैठा दिया जाए। आप आते क्यों नहीं? गांधी जी को किसने कहा प्रधानमंत्री नहीं बनने के लिए? आप बोलते कि नेहरू, जस्ट नो यू वेट, आई एम कमिंग ओनली फॉर 5 years, देन यू कम और फॉरगो माय चेयर। पहले आप गांधी जी कहते कि मैं दुनिया बदला हूं, मैं एक बार भारत को आर्थिक आजादी का जनक बना दूं, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने जिन बातों को कहा था, मेरा आग्रह होगा, गांधी भी आ जा सकते थे। जेपी मुरारजी भाई को लाए तो जेपी और लोहिया दार्शनिक थे। अब मधुली में बहुत अच्छा और मधु दंडवते बहुत अच्छा बोलते थे, तो इंदिरा जी को कुर्सी दे देना चाहिए थी, बहुत अच्छा बोलने वाले लोग। और जेपी कहते कि पहले पीएम मैं बन जाता हूं और जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसको मैं देख लूं, उसके बाद मुरारजी तुम आ जाना, मैं एक बार एक नई विचार और नई क्रांति कर लेता। अब रविंद्र जी ने कहा कि रविंद्र जी, आप जब किसी को मंच पे बुलाते हैं तो उसकी बाध्यता पाबंद में मैं एक आग्रह जरूर करूंगा। सबकी अपने जीने के तरीके हैं, आपको सुनने में क्या अच्छा लगेगा वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं है। मेरे लिए मैटर यह है कि आम आदमी के लिए अच्छा क्या होगा, मुझे वो बोलना चाहिए। आम आदमी को सुनने में अच्छा पसंद होगा, वो मुझे नहीं बोलना चाहिए। और मैं जितना कबीर को जानता हूं या जितना हास कवि के बारे में, हमेशा दुनिया में वो व्यक्ति, चाहे नागा अर्जुन जी हों, चाहे समाज के दबे कुचले पिछड़ों के लिए विद्यापति कवि ने, राजकवि दिनकर ने, या इस देश में दुनिया में जितने लोगों ने जिन बातों का उद्धृत किया, उन्होंने बिल्कुल समाज को एक आईने की तरह दर्पण दिखाया। मैं जरूर कहूंगा, मैं आपके प्रति अपार सम्मान करता हूं, लेकिन जिस विषय को आप रखे हैं वो समाज से शुरुआत होती है। और देश के पीएम और सीएम के अनुसार 84 करोड़ लोगों को वो 10 किलो अनाज देते हैं तो लोग खाता है, और सीएम के अनुसार 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम 92% को लोगों के पास है। अभाव और डर में रहने वाले लोगों से भी आप शालीनता की पाठ करिए। और सदन में जाने वाले वर्तमान समय में इजराइल जाइएगा तो बात होगी इकोनॉमी की, जापान जाइएगा तो इन्वायरमेंट की बात होगी, इंग्लैंड जाइएगा तो शुद्ध वाटर की बात होगी, यूरोप जाइएगा तो एक विज्ञान की बात होगी। लेकिन जब भारत आइएगा तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, गंगा, गोरू, छिपकली, भूमिहार, बाभन, राजपूत, साउथ, नॉर्थ, भगवान, भाग, किस्मत, जो देश इंसान की बात कभी न करे और मानवता की, वो हमेशा इंसान को खत्म करने की विचारों को जिंदा रखे, मोहब्बत से चलने का कोई रास्ता जिस देश में ना हो, नफरत का आधार ही सदन जाने का बने, और दो व्यक्ति जिसके पास दुनिया का सारा संपत्ति जिसके पास हो और 100 आदमी के पास 55% का दौलत और इंडिया का 90% दौलत 10 आदमी के हाथ में हो, बिना किसी इकोनॉमी के सेंट्रलाइजेशन के बाद आप शालीनता की बात करिए। अर्थ पर हम चर्चा क्यों नहीं करते? हम राइट ऑफ वर्क, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ वेल्थ, राइट ऑफ हेल्थ,
right of justice, right of humanity, विदाउट कास्टलेस सोसाइटी एंड कास्टेड रिलीजन की बात क्यों नहीं करते? हमको उस पर बात करनी चाहिए। आपने तो चुन के दे दिया कि आप जातिवाद बनिएगा तो आइए, कट्टर सिखिज्म, कट्टर हिंदुत्व, कट्टर इस्लाम, कट्टर क्रिश्चियनाइज बनिएगा तो आप जिए, नहीं बन सकते हैं तो आपके जीने का कोई रास्ता नहीं, आपने बंद कर दिया। आप अमावस्या की रात में, अंधरिया रात में भगजुगनी जला करके एक विषय, और वो भी वहां पर आप बात कर रहे हैं जहां पर हम सब ओपन नहीं हैं। मेरा माइंड कंप्लीट रूप से बंद हो चुका है। हम ना तो मोटिवेशनल बात करते हैं, 80% बूढ़े की जिंदगी ताश में जाती है। जिस देश में 47% गोडसे को पूजना शुरू हो जाए, सर्वे के मुताबिक वो 53% लोग पूजना लगे गांधी को, बात 53 और 47। और मणिपुर की घटना, रेलवे में मारने की घटना, और जाति के आधार पर लोगों का आलोचना करना, और कमजोर जाति हो या मजबूत जाति की संख्या कम हो, उस आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन विचारों के आधार पर ना हो, वहां सिर्फ सदन गालिब, लोहिया जी ने क्या कहा, नागार्जुन ने क्या कहा, सदन कैसी होनी चाहिए, तो कहिए ना आम जन को लड़ने के लिए। सड़क क्यों सुनी हो गई? आम जनता क्यों नहीं लड़ना चाहती? इसलिए मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। मेरा सिर्फ इतना है कि आज जो हालात और परिवेश और परिस्थितियां हैं, गरीबी और गरीब, ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का। और ये किसी भगवान और किस्मत भाग के अनुसार न तो गरीबी पैदा हुई है, न गरीब हुए हैं। जब 10 करोड़ और 40 करोड़ की आबादी थी तब लोग गरीब नहीं थे, याद करिए इस भारत में। तो गरीबी और गरीब बनने का सबसे बड़ा कारण है सिस्टम, और सिस्टम को चलाते नेता हैं, और नेता बनाता समाज है। और समाज 90% समाज अभाव में जीता है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से वो बहुत नीचे है। उससे आप व्यापक फलक की बात मत करिए। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, मैं आपसे विदा लूंगा जाने के लिए, हमारे यहाँ बाढ़ है कि मध्यकालीन युग के विप्रों से लेकर आज तक, शंकराचार्य के काल से लेकर, शिव से लेकर के बुद्ध तक, और इस्लाम से लेकर के अभी तक, इंदिरा गांधी देश की पीएम थी, लेकिन लोगों ने, कट्टरवादी पंथियों ने इंदिरा गांधी को देश के पीएम ना समझ करके उसको एक देश के निर्माण की भूमिका में एक दुर्गा को ना समझ करके, यदि आप, तो ऐसा कट्टरवाद तो वहां भी था। सिर्फ किसी जाति को कट्टर कह देना ये सबसे कट्टर है, ये मजहबी कट्टर है, ये कट्टर है। तो मेरा समझ है कि अब लगभग सब लोग कट्टर हैं। सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास को, वर्किंग क्लास को थोड़ा छोड़ दीजिए, तो कई तरह के विचारों से आपको निकलना पड़ेगा। आपने एक अच्छे सोशल मीडिया के टूल्स को आपने लाने का प्रयास किया। मैं जरूर आग्रह करूंगा, ये बड़ी ताकत है, यहाँ अच्छे बुरे कहने का अधिकार मुझको नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जहां से जागा वहीं से सवेरा। आपको हीरोइज्म कैरेक्टर आपके भीतर है, आप नायक हैं, बस आपको ये समझने की जरूरत है। भीड़ इतिहास नहीं बनाता है। कुछ लोगों से मैं आग्रह जरूर करूंगा, मुद्दे किसी न किसी को हीरो बना देता है। और इस दुनिया में हम भी 7 बार हो गया, 6 बार एमपी, 4 बार हम इंडिपेंडेंट रहे, हमें भी पता समाज के बारे में। तो मैं तो सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि सदन इन्वायरमेंट क्या है समाज और देश का, और हम खा क्या रहे हैं और हम रह क्या रहे हैं। जज भी किसी न किसी परिवार और रिश्तेदार में बैठता है। तो मेरा आग्रह है कि समाज का जो चिंतन है वह कैसे बदलेगा, उसका आचरण कैसे बदलेगा, चरित्र कैसे बदलेगा, और हम एक अच्छे इंसान कैसे बनेंगे। विवेकानंद ने पहले ही कहा था, तुम एक इंसान बनो तभी तुम परिवार और समाज बना पाओगे।
आप माफिया और मोटका चेन वाले को लेके और बड़का फॉर्चूनर वाले को लेके घूम करके आप दुनिया नहीं बदल सकते। एक बौद्धिक और आध्यात्मिक लोग लेके, वैज्ञानिक और सामाजिक लोगों को लेकर के ही आप एक अच्छा दर्शन दे सकते हैं। समाज कहता है कि तुमको अच्छे लोगों को लेके नहीं चलना है, तुमको चलना है 47, 56 और जमीन बालू वाले के साथ। नहीं चलोगे तो वोट नहीं देंगे। जाति कहती है कि तुम हमारे जात के हीरो को कैसे अलग कर दिया। इसमें दोष नेता का सिर्फ मत दीजिए, उसका दीजिए जो जिस तरीके से पैदा कर रहा है उसको खत्म करना जरूरी है। वह यदि खत्म नहीं हुआ और समाज गलत लोगों को कुर्सी देता रहेगा तो गलत होगा। हम सबको मिलकर गलत लोगों को मिटाना चाहिए। इंसानियत के नाम पर चाहे कितना बड़ा भी वर्ग और समूह ताकतवर क्यों ना हो, उसका विरोध कीजिएगा। एक अच्छा संसद और अच्छा विधानसभा भी चयन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं मुजफ्फरपुर से बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत आगे बढ़ें। मुजफ्फरपुर को सब लोग मिल करके, ये उत्तर बिहार का द्वार है और मैं अपेक्षा रखूंगा हमारे नेता सबसे, यहाँ सब लोग हमारे नेता हैं, कि आप सब हम सब मिल करके कम से कम बिहार के 13.5 करोड़ लोगों की गहरी चिंता करें और हम लोग मिल करके काम करें। व्यक्तिगत विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, लेकिन बिहार में मिलकर काम करने से कोई दल, कोई जाति धर्म ना हो और हम लोग सब मिल करके मुजफ्फरपुर और इस इलाके का निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ हमें बिहार पर काम करने की आवश्यकता है और समाज की भूमिका को भी समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूँ आप सब।